कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, इस समय हम सभी लोग कोविड-19 महामारी के प्रकोप का सामना कर रहे हैं और ऐसे समय में हमारी सरकार आपदा को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का संचालन कर रही है। और सरकार का यह प्रयास तभी सार्थक हो सकता है जब हम और आप पूरी तरह से जागरूक होकर इस अभियान में अपना योगदान दें। बहनों भाइयों, हमारा भी यह प्रयास है कि आपको नवीनतम जानकारियों से अवगत कराएं ताकि आप इस अभियान के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है औषधीय पौधों की खेती और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं NBRI लखनऊ के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS कटियाल जी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि औषधि पौधों की खेती का हमारे लिए क्या महत्व है और कोविड-19 महामारी के कारण जिन युवा बहन भाइयों के रोजगार छिन गए हैं, उन्हें औषधीय पौधों की खेती रोजगार उपलब्ध कराने में किस तरह से सहायक सिद्ध हो सकती है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि औषधि पौधों का क्या महत्व है। औषधि पौधों का उपयोग आदिकाल से प्रयोग होता रहा है, जीवन में स्वास्थ्य के प्रति होता था। अब जागरूकता बढ़ी है तो इसका एक व्यवसायीकरण हो गया है। अब व्यावसायिक रूप से औषधि पौधों की खेती होने लगी है। उसका मुख्य कारण है कि लोगों को जागरूकता बढ़ी है और उसका उपयोग बढ़ा है और जो अन्य तरह की बीमारियों में बहुत इनका उपयोग है। जहाँ तक यानी जो हमारे उसकी आय का दुगना करने का यानी प्रोविजन है, उसका भी इससे बहुत बड़ा यानी महत्व है, क्योंकि कम लागत से अधिक उत्पादन हो सकता है और इसके अलावा भी हर तरह की जमीन में इसको उगा सकते हैं। इसलिए औषधि पौधों का बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ की बात है हमारे जो आजकल कोविड-19 से जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया यानी एक यानी स्थान है जो कि आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, उससे आय अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि आय और लागत में थोड़ा सा ज़्यादा हो तो कम लागत से अधिक उपज ले सकते हैं और जिससे कि आय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, औषधि पौधों की खेती करने से पूर्व हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े? औषधि पौधों की खेती करने के लिए बहुत ही विचार करने की ज़रूरत होती है कि हमारे जो सबसे पहले कि कैसा क्लाइमेट है, वहाँ का कौन सा पौधा ग्रो हो सकता है, कैसी भूमि है, ऊंची नीची है या पथरीली है या मतलब उसी हिसाब से पौधों का जो सावधानी रखनी है उस हिसाब से पर्याप्त यानी जानकारी रखनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखें किसान भाई कि जो पौधा हम उगाने या खेती करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत यानी जानकारी अवश्य ले लें, कहीं से भी प्राप्त कर लें। और इसके अलावा जो अन्य पेपर और उसमें निकलता है उससे भी देख सकते हैं, लेकिन उस पौधे के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, तभी खेती करना शुरू करें। तो क्योंकि उस हिसाब से खेती करने से काफ़ी मतलब जो ट्रेडिशनल परंपरागत खेती करते थे उससे थोड़ा सा दूसरा रास्ता है जिससे कि ये औषधि पौधों की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शीत ऋतु में कौन कौन से औषधि पौधों की खेती की जा सकती है और औषधि पौधों की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? शीत ऋतु में बहुत पौधे उगाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनका भूमि के अनुसार और कम लागत के अनुसार उनको पौधों को सेलेक्ट करें, उसको चयनित करें। जैसे कि अश्वगंधा है, बबूना है, चेंसुर है, काली जीरी है, खत्मी है, खुबाजी है, अजवाइन है, ईसबगोल है। इस हिसाब से बहुत से पौधे हैं जो आप इसको चयन कर सकते हैं। साथ ही इन पौधों के चयन करने से जो पहले मैंने कहा कि जरूर देख लें ज़मीन कैसी है आपकी। अगर थोड़ी सी ज़मीन पथरीली है या कुछ ऊसर टाइप की है तो उसमें बबूना की खेती बहुत अच्छी होती है। अगर ज़मीन थोड़ा अच्छी है जिसमें तो खासकर इस बात का ध्यान रखें कि उसमें जड़ वाली फसल बोए जाए। और जो ज़मीन थोड़ा सा बलुई दोमट है उसमें अगर चेंसुर बोएंगे तो 2 फसल 60 दिन में पक जाती है, तो 60 दिन में लेने के लिए 2 फसल आराम से आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत ज़मीन उपजाऊ नहीं है और ठीक है ज़मीन, तो उसमें खत्मी और खुबाजी की खेती कर सकते हैं और अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जो आपने औषधीय पौधे बताए, इनकी पौध हमें कहाँ से मिलेगी और इनका रोपण किस तरह से करें ताकि हमारी उपज अच्छी हो? औषधि पौधों की जो भी रोपण सामग्री प्राप्त करनी हो, एक सुनिश्चित कर लें कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो संस्थान उपलब्ध कराते हैं उन्हीं से प्राप्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के युग में बहुत से जो प्राइवेट लोग हैं वो भी औषधि पौधों का रोपण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो ध्यान रखें कि जो आप सीड या रोपण सामग्री पौध प्राप्त कर रहे हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए, किसी तरह से कोई बीमारी या कीड़ा या इस हिसाब से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें कि जो बीज पौध आप ले रहे हैं सही स्टोरेज किया गया, भंडारित किया गया, इसका भी ध्यान रखें तो स्वस्थ बीज और स्वस्थ पौधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बुआई करनी है, जिस हिसाब से अश्वगंधा की मान लीजिए आपको लगाना है, तो उसमें रोपण सामग्री पौध भी बना सकते हैं और सीधे बुआई भी कर सकते हैं। कुछ जैसे कासनी या बबूना की नर्सरी डाल सकते हैं, कासनी को सीधे बुआई कर सकते हैं, खतनी को बाजी को सीधे बुआई कर सकते हैं और बाद में इसकी प्रॉपर थिनिंग से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रोपण सामग्री जो भी बीज या पौध हम प्राप्त कर रहे हैं वो सही ढंग का होना चाहिए। डॉक्टर साहब, औषधीय पौधों में उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन हमारे किसान बहन भाइयों को किस तरह से करना है? जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि ज़्यादातर औषधि पौधे पहले जंगलों में ही उगते थे और उन्हीं से यानी आपूर्ति होती थी। अब जो समय बदला और खेती करने लगे तो इसलिए सिंचाई की ज़्यादा व्यवस्था इसलिए नहीं होती है क्योंकि यदि पौधा सही सिंचाई किया जाता है तो उसमें कुछ पौधों में देखा गया है कि उनकी जो कंटेंट्स पाए गए हैं उनमें कुछ कमी आ गई। तो स्ट्रेस कंडीशन मतलब जो कठिन परिस्थितियों में पौधा उग रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो इसलिए सिंचाई का और निराई का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, पौधा मरने ना पाए। लेकिन फ्रीक्वेंटली जैसे अन्य फसलों जो परंपरागत फसलें हैं आलू प्याज की तरह पानी नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और उसी हिसाब से निराई गुड़ाई और उसी हिसाब से कम निराई गुड़ाई का जहाँ तक यानी प्रबंध की बात है तो उसमें कीड़े मकोड़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं, कीड़ों प्रयोग के लिए केमिकल का प्रयोग ना करें। और उर्वरक की बात करें तो ज़्यादातर यानी गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट खाद या मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करें, खलियाँ प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश की जाए कि केमिकल फर्टिलाइजर जो यूरिया डीएपी और इस हिसाब से प्रयोग ना की जाए। डॉक्टर साहब, औषधीय पौधों के मूल्य वर्धन हेतु हमारे किसान बहन भाइयों को क्या उपाय करने पड़ेंगे? एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये है कि मूल्य वर्धन, इसको अंग्रेजी में वैल्यू एडिशन कहते हैं। उत्पाद वही होता है अगर हम थोड़ा सा उसको सेमी प्रिपेयर्ड कर दें। जैसे कि यदि आपने अश्वगंधा की जड़ उत्पादन की तो उसको ग्रेडिंग करें, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। उसके टुकड़े बनाएं और जिसकी थिकनेस के अनुसार, लंबाई के अनुसार, तो उसमें आपको पैसा अच्छा मिल जाएगा। इसी हिसाब से यदि आप काल मेघ या ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं जिनको हम यानी पत्ती बेच रहे हैं तो उसको अगर पाउडर में बना दें तो उसका पैसा बढ़ जाता है। तो मूल्य जो वर्धन है इस हिसाब से कुछ उत्पाद जो हो रहा है उसको थोड़ा सा सेमी प्रिपेयर्ड मतलब उसको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड कर दें और बाजार में ले जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान बहन भाइयों को औषधि पौधों के विपणन हेतु किस तरह की तैयारी करनी होगी? जहाँ तक औषधि पौधों की बाजार व्यवस्था की है, जिस हिसाब से सावधानी में बताया गया तो उसी हिसाब से जरूर आसपास के सर्वे कर लें कि कौन से पौधे की और कितनी डिमांड रहती है, कितना उसकी आपूर्ति करनी है, उसी पौधे की खेती करें। दूसरा एक और यानी हमारा एक वो सुझाव रहेगा कि या तो यानी कॉन्टैक्ट फार्मिंग करें या ग्रुप में करें, किसी से संपर्क कर लें या फिर किसी से कांटेक्ट कर लें। तो ग्रुप में समूह में खेती करें या कांटेक्ट में करें तो दोनों में आपको उससे थोड़ा सा बाजार व्यवस्था में सहूलियत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, औषधीय पौधों की खेती से अधिक उपज एवं अधिक आय प्राप्त करने के लिए हमारे किसान बहन भाइयों को
क्या सावधानी बरतनी चाहिए? औषधि पौधों से अधिक आय प्राप्त करने के लिए जो पीछे थोड़ा सा कहा गया है कि जो सावधानियां उर्वरक के नाम से बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो कंट्रोल उसका उपयोग करें। साथ ही उत्पाद को सही क्वालिटी में समय से हार्वेस्ट करें। साथ ही जो भी आप उत्पाद कर रहे हैं उसको सही ढंग से भंडारित करें। तो ये सब सावधानियां रखेंगे तो आपका उत्पाद अच्छी कीमत दे सकता है। डॉक्टर साहब, औषधीय पौधों की खेती के बारे में आपने हमारे किसान बहन भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि औषधीय पौधों की खेती किस तरह से की जा सकती है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई आप उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। इस सीजन में हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। रबी सीजन में जो दलहनी फसलें होती हैं इनमें बीज शोधन की बहुत महत्ता है। बीज शोधन जैसा कि आप जानते हैं एक वो क्रिया है जिसमें बीज बोने के पहले उसको शोधित किया जाता है। शोधन के लिए हमारे पास राइजोबियम कल्चर प्रत्येक जनपद में प्रत्येक राजकीय बीज भंडार पर उपलब्ध है। आप इससे बीज शोधन करें। बीज शोधन का तरीका मैं आपको बता दूं कि एक कल्चर पैकेट ले लें। 10 किलो बीज में 1 लीटर पानी ले लें, आधा किलो गुड़ ले लें और एक कल्चर पैकेट को उसमें घोल करके बीजों में मिला लें और उसको 8 घंटे सूखने दें। इसके बाद उसकी बुआई कर दें। बीज शोधन से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा, इसके करने से जड़ों में नोड्यूल्स बहुत बनते हैं और जो हमारे फर्टिलाइजर है खासतौर से यूरिया उसकी खपत कम हो जाती है। 25% यूरिया की बचत होती है। इन दलहनी फसलों की जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं। नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से सीधे नाइट्रोजन ले लेते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो पौधा स्वस्थ रहता है और उसकी अधिक पैदावार होती है। तो राइजोबियम कल्चर बहुत उपयोगी है। हालांकि बीज शोधन के लिए जो और भी दवाइयां हैं जिनसे बीमारियां नहीं लगती हैं उनका शोधन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वर्ष अभियान के तौर पर आप राइजोबियम कल्चर से अपना बीज जरूर उपचारित करें। मेरा आप लोगों के से यही संदेश है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्य को अवश्य करें। ये बहुत सस्ता और बहुत ही प्रभावी कार्य है जिससे हमारे दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ता है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने किसान भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा कि ये जो बिल आए हैं एक्ट बन के जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, इससे कृषक भाइयों को दूरगामी लाभ होगा। मंडियाँ जो थी वो पूर्ववत चलती रहेंगी और वो और कम्पिटिटिव हो जाएंगी और बेहतर तरीके से सेवा करेंगी। लेकिन वो किसान भाइयों बहनों के लिए एक विकल्प होगी और विकल्प होने का ये लाभ होता है जब हमारे पास उपज को बेचने के कई विकल्प होते हैं। मंडी के बाहर भी विकल्प हैं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ भी हो सकती हैं, कोई एक्सपोर्टर्स भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। जब वो आएंगे तो जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका लाभ उसको होगा जो चीज़ बेचता है। तो कृषक भाइयों और बहनों को उसमें और बेहतर मूल्य मिलेगा। उसके लिए ये व्यवस्था की गई है और जहाँ जहाँ ये व्यवस्था हुई है वहाँ पर उसका लाभ कृषक भाइयों को बहुत मिला है। ये जो हमारे एक्ट्स आए हैं इसके साथ साथ जो कृषि उत्पादन संगठनों को बढ़ाने की इकाई आई है जो नीति, उसमें भी हम चाहेंगे कि आप लोग संगठित होकर अगर एक साथ मिलके जब कोई चीज़ पैदा करेंगे क्लस्टर अप्रोच में और उसका जो क्वालिटी अच्छी होगी और जब बेचेंगे तो और बेहतर मूल्य मिलेगा और जो बिचौलिए कम होंगे तो उसका सीधा जो लाभ है किसान भाइयों बहनों को जो उनके इसके मेंबर्स होते हैं एफपीओज के उनको मिलेगा।
और न्यूनतम समर्थन मूल्य का विकल्प जो है, जो सरकारी खरीद है, वो पूर्ववत चलती रहेगी और मजबूती से चलेगी। जैसा हम लोगों ने कोरोना काल में गेहूं की फसल को खरीदा था, वैसे ही हम आगे धान की, दलहन तिलहन की फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकारी एजेंसी खरीदेंगी, जिसके बारे में हम लोग पूरा प्रचार कर रहे हैं और खरीद आरंभ भी हो गई है जहाँ जहाँ हार्वेस्टिंग हुई है। मैं किसान भाइयों बहनों को ये बताना चाहूँगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो नीति है, उसका इन अध्यादेशों से कोई संबंध नहीं है। ये अध्यादेश किसानों की आय दुगनी करने के लिए, उनको बेहतर विकल्प देने के लिए है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो नीति है, जो केंद्र सरकार घोषित करती है लागत का 1.5 गुना, वो पूर्ववत चल रही है और चलती रहेगी। हम लोगों ने अभी गेहूं की खरीद, रबी की खरीद की बहुत अच्छी ढंग से। इसी प्रकार धान की खरीद भी अब उन्होंने आरंभ कर दी है 1 अक्टूबर से। 4000 के लगभग धान के क्रय केंद्र हम लोग खोल रहे हैं, जिससे कि किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान बिकने में कोई कठिनाई ना हो। जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि जितने चाहें अधिक क्रय केंद्र खोल सकते हैं। एजेंसी भी बड़ी है और धान के ही नहीं, केवल दलहन तिलहन की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद हम लोग आरंभ करने वाले हैं। और ये जो नीति है, उसके हिसाब से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी किसान भाई बहन आएंगे, उनको ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शी तरीके से हम लोग पंजीकरण करेंगे और पंजीकरण के बाद जब वो आएंगे तो उनकी खरीद होगी और उनको जो भुगतान है वो ऑनलाइन उनके सीधे खातों में जाएगा। इस पारदर्शी व्यवस्था का किसान भाई और बहन पूरा लाभ उठाएं और इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं होगी। बिल्कुल होगी और आप पूरी तरह से इसमें संशयहीन होकर आप इसका जो है लाभ उठाएं।